अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नूर और आप देख रहे हैं इनकलाबी दुनिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा तारिक साहिब, जो स्टडी वीज़ा के माहिर हैं और इस बिजनेस से रिलेटेड हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है और जो काफी स्टूडेंट के वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, रिफ्यूजल की क्या वजह है। आज हम आपसे पूछते हैं। जी भाईजान। जी अहमद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा कि अक्सर लोग स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं कि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे पास स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। तो इसके अंदर सबसे मेनली कॉमन चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जी। इसके अंदर आपका स्टडी गैप, और तीसरी चीज़ कि आपके अंदर स्टडीज़ के स्किल्स के लिहाज से कितनी पोटेंशियल पाई जाती है। सही हो। अक्सर लोगों का स्टूडेंट वीज़ा हवाले से रिफ्यूज़ल इस वजह से आता है। एक तो स्टडी गैप। सबसे पहले इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि स्टडी गैप होता क्या है बेसिकली। जी। जब आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद आप अपना अप्लाई करते हैं, उसके अंदर इंटर के बाद कुछ बच्चे होते हैं कि वो स्टडीज़ को छोड़ देते हैं, स्किप आउट कर देते हैं। काफी छोड़ देते हैं। जब वो स्किप आउट करते हैं, उसके अंदर काफ़ी सी चीज़ें की चेंजेस आ चुकी होती है, फिर वो स्टडी से दूर हो चुका है। जब वो 1 साल के बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए आता है तो वो उसकी रेशो रहती ही नहीं है, उसका कैलिबर ही नहीं मैच करता है। उसके लिए सबसे पहले आपको या आइट्स करना पड़ता है जी। या पीटी करना पड़ता है। ऐसे ही है। सबसे प्योरिटी बेसिस के ऊपर आइट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। जी। पीटी हो गया आपका, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए माना जाता है, और डलिंगो हो गया वो अमेरिका के लिए माना जाता है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका आइट्स ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो आइट्स के अंदर आपकी स्कोरिंग जो बैंड्स के हवाले से होती है वो ओवरऑल 6 आनी चाहिए। जी। कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि 5 लेस देन 5 से भी चल जाता है, 5 से भी चल जाता है। तो इसके अंदर आपकी वीज़ा रेशो जो सी है ना, वो बेसिकली इंक्लूड होती है कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो से हैं वो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर फिर आती है आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और वो यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी की रैंकिंग के अंदर आती है। और साथ में आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस, लेट्स सपोज हम इसको एज्यूम करते हैं कि 5000 यूरोज है आपकी एक यूनिवर्सिटी की फीस। जब एक यूनिवर्सिटी की फीस है 5000 यूरोज, तो इट मींस आपको बैंक स्टेटमेंट भी 5000 यूरोज की ही चाहिए है, क्योंकि आपने 1 साल का लिविंग एक्सपेंस उनको शो करना होता है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट कम होने की वजह से भी आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे आजकल यूरोप है, उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। उसके अंदर फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। इनकी जो फ्रांस की है वो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और ये स्टडी गैप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काटूं, काफी जो बड़ी तादाद में स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो या जॉब के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मोटिव उनका वही है कि वो वहां पे सेटल्ड होना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब सेटल होने की नीयत से जाते हैं तो वो स्किप आउट कर देते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी की 1 महीने की क्लास ली, 2 महीने की क्लास ली, उसके बाद वो स्किप आउट हो जाते हैं। जब वो स्किप आउट होते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है। जब यूनिवर्सिटी उनको ब्लैक लिस्ट करती है तो वो एम्बेसी को भी मेल चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए वो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। फिर वो वहां पे रह के आप उसको कह लें कि साइलम अप्लाई करते हैं, फिर पास टाइम साइलम भी उनका एक्सेप्ट नहीं होता, तो जिस वजह से वो वहां पे इलीगल हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि एक लीगल प्रोसेस होने के बावजूद जो स्टूडेंट डंकी की तरफ रुख करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या? देखिए अहमद भाई, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो स्टूडेंट स्टडी के बेस के ऊपर जाते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये है स्टूडेंट कैटेगरी। और जो लोग डंकी लगा कर जाते हैं उसके अंदर ये होता है कि लेट्स सपोज एक जेन्युइन वीजा प्रोसेसिंग की रेशो उससे कम होती है। जेन्युइन वीजा रेशो प्रोसेसिंग के अंदर आप जाते हैं तो उनकी एक अमाउंट होती है, सर्टेन अमाउंट होती है कि आपने ये एम्बेसी की फीस सबमिट करनी है। लेट्स सपोज मैं आपको यूके के बारे में डेमो दे देता हूँ। बिल्कुल। यूके की एम्बेसी की फीस हो गई या कनाडा की एम्बेसी की फीस हो गई। कनाडा एम्बेसी कहती है कि 185 आप मुझे कैनेडियन डॉलर सबमिट करवाएं। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो 3 मिलियन प्लस होनी चाहिए है, क्लोजिंग बैलेंस के साथ। रनिंग स्टेटमेंट की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। और आपकी स्टेटमेंट कोई 6-8 महीने पुरानी होनी चाहिए है।
और अक्सर लोगों का होता है कि वीजा रिफ्यूजल, मैं आपको इसके बारे में भी अब थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि विजिट वीजा रिजेक्ट भी इसीलिए होता है कि लोग कहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस उसके अंदर रख देते हैं 3 मिलियन, ऐसे ही है। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। जब तक आपका वीजा ना लग जाए तब तक पैसे नहीं निकालने, और जब आप वहां पे पहुंच के आपकी इमिग्रेशन ना हो जाए तब तक पैसे ने आपने नहीं निकालने। अच्छा, तो ये कंसल्टेंसी का जो ये बिजनेस है, ये एक लीगल बिजनेस है, ये क्या ये भी माफिया कुछ देखिए इसके अंदर भी कैटेगरीज बन चुकी हैं। ये आप इसको माफिया भी कह सकते हैं और इसको माफिया नहीं भी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस के अंदर भी इसी तरह ही हो रहा है कि जो लोग डंकीज, आपने जैसे बात की, तो ये डंकी वाले भी जोन से हैं वो भी अपने आप को एजेंट कहलाते हैं। वो माफिया भी लोग को ही कहते हैं। देखिए ये माफिया ही है ना, जी, जी। डंकी लगा के जाना, ये माफिया है जी। और इसके पेशे नजर जो एक बंदा जेन्युइनली एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा के बैठा हुआ है, वो भी उसी की मद में आ रहा है अभी इस टाइम। जी, जी। तो यही वजह है कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं उनका अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, आजकल हमारे सुनने में भी यही आता है कि 10 से 12 लाख के अंदर आपको यूरोप पहुंचाते हैं, लेकिन वो एक स्मगलिंग की मद में आता है, जिसकी वजह से एक जेन्युइन जो कंसल्टेंट है ना वो भी पिस रहा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर हमें जोन सा है अहमद भाई, उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जो लोग डंकी लगा के जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, कुछ भी नहीं चाहिए, वो अनपढ़ है, वो कुछ भी है, तो जानी चाहिए। इसके अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब आगे थोड़ा सा इसको मैं आपके बारे में अपडेट करता चलूं कि डंकीज जोन सी है ना बेसिकली, अब उसके ऊपर काफी हद तक बैन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी इंसानी स्मगलिंग को रोका नहीं जा सका। कम जरूर हो गए हैं वाकयात, लेकिन इसको रोका नहीं जा सका। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं ना कि जो स्टूडेंट जा रहे हैं स्टडी वीजे के लिए, काफी सुनने में आया कि 50 से 60 लाख मांगा जा रहा है, क्या ये वाकई 50 से 60 लाख है इस काम के लिए? किस मद में मांगा जा रहा है? ये स्टडी वीजा के फॉरेन जाने के लिए, कि लोग स्टूडेंट स्टडी वीजा लेके जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। हाँ देखें, इसके अंदर लिया नहीं जा रहा, दिए जा रही है, यूनिवर्सिटी की फीस दी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स सपोज अब यूनिवर्सिटी की फीस है, इस टाइम फ्रांस के अंदर आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं जी, तो 10,990 यूरो फीस है जी। तो वो बेसिकली आपने यहाँ पे तो नहीं पे की, आपने नहीं, उनको पे की। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हमारे इतने पैसे लग गए हैं, हाँ जी। और लगने के बावजूद भी वीजा रिफ्यूज हो गया है। तो वीजा रिफ्यूजल चांसेस वही है कि आपके यहाँ तो आइट्स में नंबर कम है, बिल्कुल, या आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा ही नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, अब अगला प्रोसेस किसका आ गया? एम्बेसी का। जी। अब एम्बेसी की मर्जी है सर कि वो वीजा दे या ना दे। ये सब बातें झूठी हैं। जैसे अहमद भाई आप कह रहे हैं कि 55 मिलियन या 6 मिलियन के ऊपर हम स्टॉप कर लेते हैं कि ये एक बेसिकली डन बेसिस बिजनेस बन चुका हुआ है। तो ये डन बेस जॉनसन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं ऑन द स्क्रीन बता रहा हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड बन चुका है। डन बेस कुछ भी नहीं है, ये आपकी और मेरी लक के साथ खेलते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अंदर कहेंगे कि जैसे कनाडा, पिछले दिनों कनाडा की बहुत हवा चली, कनाडा वीजे दे रहा है, वीजे दे रहा है, वीजे दे रहा है। तो ये पाकिस्तानी लोग ही आपकी वीजा रेशो तबाह करते हैं। उधर जाके क्या कहते हैं, साइलम अप्लाई कर लेते हैं, विजिट पे जज जाते हैं। तो साइलम अप्लाई करने का मतलब है गवर्नमेंट को, अब उनके गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन रहे हैं। वो भी वो गए यहाँ पे विजिट के ऊपर हैं, अब वहां पे जाके मुकीम होना चाहते हैं। तो इस वजह से हुकूमत जो है ना फिर पॉलिसीज को स्टिक कर देती है और इसको स्क्वीज कर देती है बहुत सी चीजें। अच्छा, तो आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है, वो किस तरह अपने देखें, यूथ के लिए मेरे 2 मैसेज हैं जी। एक, अगर तो वो जेन्युइनली स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं जी, जी, तो वो एक प्रॉपर स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाएं। बिल्कुल। वहां पे जाके जो उनके कोर्स की ड्यूरेशन है उस कोर्स को पूरा करें। उस कोर्स को पूरा करने के बाद वहां पे ही रहते हुए वही वीजा उनका ऑटोमेटिकली वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। जब वो विजिट वीजा कन्वर्ट होता है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर TRC कार्ड, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं। देखिए, इट टेक सम टाइम, बट ये लीगल प्रोसेस यही है। लेकिन इसके अंदर ये बदकिस्मती है हमारी यूथ की भी सबसे बड़ी, कि देखा देखी कि वो बच्चा बाहर गया, वो बाहर जाकर इतने पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है कि वो किस तरह कमा रहा है, ये जब आप जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है।
देखें, एक लेट्स सपोज यूरोप है, वो आपको आवर्स देता है, क्रेडिट आवर्स को हम बोलते हैं, काम करने के लिए आवर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि वर्किंग आवर्स। एक स्टूडेंट है ना, उसको एक हफ्ते में क्रेडिट आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए जी। जब आप उससे लिमिट से ऊपर जाएंगे तो फिर वो इलीगल वर्क हो जाएगा। बिल्कुल। लेट्स सपोज अगर उसकी 10 यूरो घंटे की चल रही है ना, तो वो जब अपने आवर्स पूरे एक हफ्ते के पूरे आवर्स करने के बाद उसके ऊपर प्लस काम करेगा ना, फिर उन्होंने भी बिजनेस बना लिया हुआ है। ऐसे ही है। वो 10 यूरो नहीं आपको देंगे, वो फिर 2 यूरो या 3 यूरो देंगे। अब उनकी कॉस्ट सेविंग कितनी होगी? 7 यूरो। अब वो भी बिजनेस करने बैठे हैं वहां पे, तो वो भी कहते हैं ठीक है भाई, आओ हमारे साथ काम करो, कोई मसला नहीं। तो मेरा यूथ के लिए मैसेज है कि डन बेसिस जो लोग काम करवा रहे हैं ये सब फ्रॉड है। डन बेस पूरी दुनिया में, मैं आपको लिख के दे देता हूं, डन बेस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल डन बेस ना कभी हुआ है, ना मैंने हिस्ट्री में कभी देखा है। सही। इवन दो के जो लोग कहते हैं कि आप हमें 8 मिलियन दें, हम आपको कनाडा की वर्क परमिट अलॉट करते हैं जी। वो एक अलग चीज है। तो लेकिन जो इसके ऊपर आप कहते हैं डन बेसिस के ऊपर भिजवाते हैं, तो ये एक इलीगल प्रोसेस हो गया। अब ये डन बेसिस मीन ये है कि वो आपकी लक के साथ खेल रहे हैं और आपको कहेंगे कि आपकी कुछ फीस हम काटेंगे, कुछ फीस हम काटेंगे आपकी और आपको ये रिफंड कर देंगे। तो डन बेस बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपको मैं कह रहा हूं 185 कैनेडियन डॉलर्स दें, आप विजिट वीजा खुद अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने भी विजिट वीजा अप्लाई करना है उसके लिए सेम प्रोसीजर है। उसके लिए क्या है? सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट आप देखें, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आप अपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं। बिल्कुल। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, आपके नाम जो गाड़ी है वो भी हो सकती है, आपके साथ जो चैम्बर की रजिस्ट्रेशन है वो भी ये भी अटैच कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन ये सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है। आपको मेन डॉक्यूमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट ही सबसे बड़ा आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट है $10,000 की, तो आप एलिजिबल हैं वीजा अप्लाई करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे ऐसे केसेस भी देखने के लिए आए हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट 2.5 मिलियन भी है जी, 3 मिलियन भी है और 7 मिलियन भी है। आप देखें, डिफरेंशिएट करता हूं मैं आपको। जिसकी बैंक स्टेटमेंट 7 मिलियन है उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। अब एक बंदा है जिसकी बैंक स्टेटमेंट 2.5 मिलियन है, उसका वीजा लग गया, और जिसकी 3 मिलियन उसका वीजा भी नहीं लगा। ड्यू टू इकोनॉमिकली फैक्टर पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली मैं फिर बता रहा हूं कि इस टाइम इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का यही कहना है कि जो बाहर के लोग हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो पाकिस्तान का वीजा बहुत टाइटली और जजली करके वीजा आपको दे रहे हैं। इसकी मिसाल आपके सामने यही है कि इस टाइम दुबई ग्लोबली कहा जाता है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। दुबई वीजा नहीं दे, दुबई वीजा की जोन सी है इस टाइम पॉलिसी वो भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। क्योंकि वहां पे लोग विजिट वीजा के ऊपर जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तो वो पाकिस्तानियों के लिए और यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि सही डायरेक्शन पर जाएं और सही कंसल्टेंट का इंतखाब करें। और इसको देखते हुए आपके पास मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए क्या चीजें चाहिए और एक विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए क्या चीजें चाहिए। सर जी, आज हमारे साथ मौजूद थे उसामा तारिक साहब जो स्टूडेंट वीजा के एक्सपर्ट हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे पास तशरीफ लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज।